स्वागत है आपका एसए की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एसे और इसी पॉलिटिकल एसे की श्रृंखला कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन सिविल कोड, उसके बारे में। कॉमन सिविल कोड एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी हद तक चर्चित है, कई सालों से चर्चित है। उत्तराखंड में कल से कॉमन सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो चुका है। बीच में काफ़ी जोर आजमाइश हुई थी कॉमन सिविल कोड को लेके, मतलब सत्ता पक्ष काफ़ी हद तक इसके समर्थन में था, वहीं विपक्ष इसके विरोध में था। अपने अपने तर्क हैं, लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक, कोर्ट के जजमेंट आए हैं कि कॉमन सिविल कोड इम्प्लीमेंट करो, पहली बात, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी है, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड टोटली डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स से जो माइनॉरिटीज को दिए गए हैं। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स कुछ और कहता है, कॉमन सिविल कोड कुछ और कहते हैं। तीसरी बात है कि देश के पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक पॉलिसी के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाई देता है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। एक ये पहलू भी है। लेकिन बात जब आती है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पेपर्स की, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएएस के मेंस के एग्जाम में अस्पष्टता पूछा जा चुका है। उन कारणों की चर्चा करें जो कॉमन सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने में बैरियर का काम करते हैं। सीधे पूछे हैं बैरियर, फिर दूसरा पूछते हैं कॉमन सिविल कोड को एक्टिव करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मतलब यूपीएससी के पेपर में कहीं नहीं अप्रोच रहा है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसी तरह एसे में भी इसी को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सवाल क्या आएगा। टोटली क्लियर है कि इसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे मुद्दा ये है। तो हमारे एसे का भी अप्रोच यही होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। किसी बीजेपी समर्थक से आप पूछेंगे तो वो कहेगा एकदम होना चाहिए वगैरह वगैरह। किसी कांग्रेसी से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। किसी माइनॉरिटी व्यक्ति से पूछेंगे तो भाई एक तरफ ये फंडामेंटल राइट का जो अधिकार हमें दिए गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट छीन रही है। एकदम क्लियरिटी है, कहीं कोई बीच का रास्ता नहीं है। बट जब हम इस चीज को पढ़ते हैं और हम इस चीज को जब लिखते हैं तो हमें एक मिडिल वे ही लेके चलना है। हमारी आंसर्स में या हमारे एसे में कहीं भी कांग्रेसी, भाजपाई या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं आना चाहिए, बू भी नहीं आना चाहिए, और एक मिडिल वे में लेके चलेंगे, मध्यम मार्ग। इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ माइनॉरिटीज का भी साथ होना चाहिए, और माइनॉरिटीज के अंदर कोई बैड फीलिंग, डर, भय, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। बट आपका कंक्लूजन यही होना चाहिए। मैं पढ़ाने के पहले आपको कंक्लूजन बता दे रहा हूं। आवश्यकता इस बात की है कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके सहमति के साथ इसको, प्रस्ताव को लागू किया जाए। यह आज की आवश्यकता है। यह देश के समग्र विकास और एकीकरण के लिए जरूरी है। कंक्लूजन मैंने पहले बता दिया। देखिए, यह ऐसे कुछ ऐसा है जिसमें हमने कंक्लूजन पहले बताया है, इंट्रो नहीं बताया, एनालिसिस नहीं बताया। कंक्लूजन मतलब आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमें इस ऐसे को लिखना कैसे है। ऐसे दर्जनों ऐसे हैं जिनमें आपको पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि कंक्लूजन हमें क्या देना है। चाहे वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन का मामला हो, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून का मामला हो, चाहे वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, क्या चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो फेडरलिज्म हो, चाहे वो J&K का मामला हो, चाहे वो रीजनल पार्टी के नेशनल इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो बिहेवियर से हो, चाहे वो आइडियोलॉजी से हो, चाहे वो देश के डेवलपमेंट से हो, चाहे वो स्टेट के डेवलपमेंट से हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस से हो, चाहे वो पंचायती राज के अचीवमेंट या प्रॉब्लम या सॉल्यूशन से हो। कंक्लूजन पहले सोच लेना कि यही लिखना है। और बात अगर ऐसे में आ रहा है तो 750 वर्ड में, जीएस में आ रहा है तो 8 और 9 नंबर में, और बड़े क्वेश्चन में आ रहा है तो 36 और 38 नंबर में समेट देना है।
ये माइंडसेट होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और यही बात मैं पिछले कई सालों से मैंने आईएएस की इस बुक में लिखा है और ये मेंस आंसर राइटिंग वाली बीपीएससी के लिए बुक में लिखा है। यही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और यही होता है एक ब्यूरोक्रेट की पहचान। आप क्या जानते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना जानते हैं वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, इंपॉर्टेंट ये है, जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसके अनुसार आपका आंसर है या नहीं है। बात चाहे जीएस की हो, बात चाहे एसए की हो, बात चाहे इंटरव्यू की हो, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन सिविल कोड एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यही स्मार्टनेस है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, यही ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए अब बातचीत करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कॉमन सिविल कोड के बारे में। आपको जानना है कि सोसाइटी में मेजर आइडियोलॉजी होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। आगे हमारी डाइवर्सिटी क्या है, या हमारी मेन सोसाइटी का कैरेक्टर क्या है। डाइवर्सिटी, तो इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी जुडिशरी सिस्टम में भी पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट से एक्टिव है, किंतु कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन सिविल कोड की चर्चा की गई। एक्सप्लेन करना है कि एक तरफ इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी की बात होती है और दूसरी तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, एक देश एक विधान, तभी लोगों में नेशनल इंटीग्रेशन का, नेशनल यूनिफिकेशन का आएगा। फिर कॉमन सिविल कोड नेसेसरी क्या है, तो जितने भी जुडिशियल जजमेंट हुए हैं वो इसको इंप्लीमेंट करने की बात कहते हैं, इसकी नीड है और ये नेशन के इंटीग्रेशन में, कॉमन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि नो इफ नो बट, यह कंपलसरी है और नेशनल डेवलपमेंट के लिए यह नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है इसके ऊपर नहीं जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी आप फंस रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा दीजिए, यूएन के स्टेटमेंट लगा दीजिए, यूनिसेफ के बारे में लगा दीजिए, कोई अगर ट्रेड रिलेशन है, आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, एडीबी, इन सब की रिपोर्ट्स को मेंशन कर दीजिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक्सपर्ट का कहना है। पैरा चेंज करिए, कॉमन सिविल कोड इसकी रिव्यू करनी है। क्या कि इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया के रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उनको ये इफेक्टेड करता है, पॉइंट नंबर 1। ऐसा लॉजिक कुछ सोसाइटी, कुछ कम्युनिटी के लोग देते हैं, इसके साथ साथ यह सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को इफेक्टिव करता है, ऐसा कहा जाता है somebody से, बट यह जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं सब में रिफॉर्म हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मुस्लिम देश, इस्लामिक देश, ऐसे कोई शब्दों की बात नहीं करनी है। पाकिस्तान जैसे देश में भी जब तक मुस्लिम समुदायों के बीच में पहली पत्नी लिखित न दे तब तक दूसरा विवाह नहीं हो सकता है। इस्लामिक देश है जिसके बारे में कहा जाता है 4 विवाह का प्रचलन रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब ये प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टेड करता है, ये प्रोविजन सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को भी इफेक्टेड करता है, बट ये नेसेसरी है और यह रिफॉर्म पूरे वर्ल्ड में भी हो रहा है तो भारत में भी होना चाहिए। ये एजेंडा रखिएगा, कॉमन सिविल कोड। इसलिए कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी नेशन में हैं वहां पर ओल्ड ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यू वाले रूल्स रेगुलेशंस में रिफॉर्म हो रहा है तो भारत में भी होना चाहिए। हाँ, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। आगे कैसे एक्टिव करेंगे, तो आपका अप्रोच होना चाहिए, फेथ डेवलप करें, सद्भाव की बात करें और इंप्लीमेंट करें। संभव ही नहीं है लेकिन आपको कागज पे लिखना पड़ेगा, पेपर पर लिखना पड़ेगा, और यही ब्यूरोक्रेट की पहचान है। यही ब्यूरोक्रेट की एक पहली पहचान है। जिस दिन आपके अंदर ये अप्रोच आ जाएगा, यस सर मुझसे पूछे, मैं कश्मीर की समस्या, रूस और यूक्रेन की समस्या, डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश, सबको कागज पे समाधान कर दूंगा। यस, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें पुतिन भी हो, जेलेंस्की भी हो, मैं भी हूं, जो कि हो नहीं सकता, और हम दोनों मिलकर बैठ करके बातचीत करें, कॉमन एजेंडा तय हो और सिग्नेचर कर दिया जाए, और इस तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोका जा सकता है। ठेंगा कुछ नहीं होगा। बट ब्यूरोक्रेसी का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको इसी अप्रोच पे लिखना होगा, बोलना होगा, कहीं भी
ये स्टाइल, ये पर्सनालिटी, ये अंडरस्टैंडिंग, ये अप्रोच सीख लीजिए। कंक्लूजन, सोसाइटी में विश्वास बहाली कर इसे लागू करने की आवश्यकता है। फोर्सफुली नहीं करनी है, लागू होगा फेथ को जीत के। इतनी चीजें, अब इसी को लिख दीजिए पैरा चेंज कर करके, जैसे मैंने लिखा। ये देखिए, इतना इंट्रो, फिर स्टेप बाय स्टेप हो गया। अब एक बार जब आपने कॉमन सिविल कोड पढ़ लिया तो फिर जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जिंदगी में दोबारा इसको पलटने की जरूरत नहीं। हाँ, इससे जरूरत, जैसे कॉमन सिविल कोड का नाम सेकुलर सिविल कोड कभी कभी पीएम साहब भी, मोदी जी भी गुमराही कर देते हैं नाम बदल के, ताकि जो एक बार बदनाम हो गया उसको फिर बैकडोर से एंट्री करा दी जाए। और भी कई तरह की चीजें हैं। और एक बात हमेशा कहिएगा, समबडी से मतलब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं कॉमन सिविल कोड, इसी को चाहे आप जीएस में पढ़ें चाहे एसए में, अप्रोच यही होना चाहिए। ये 5 लाइन अगर आपके दिमाग में रहा तो आप कोई भी टॉपिक आराम से हैंडल कर लेंगे। और फिर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। जीएस में 8 नंबर 9 नंबर में भी लिख लीजिए, 36 और 38 नंबर में लिख लीजिए। आईएएस दे रहे हैं तो 120 से लेकर 250 शब्दों में भी लिख लीजिए। और ऐसे लिख रहे हैं तो 1000 शब्दों में लिख लीजिए आईएएस का। यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो 750, बीपीएससी दे रहे हैं तो 750। अप्रोच यही रहेगा, प्रेजेंटेशन बदलते रहेगा। आइए अब इसी चीज को पढ़ते हैं। हमारे देश में सामाजिक राजनीतिक विमर्शों से जुड़े कुछ मुद्दे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हमेशा राजनीतिक विवाद देखने को मिलता है। इन्हीं मुद्दों में एक विषय है समान नागरिक संहिता का मुद्दा, जो वर्तमान में भी विमर्श का एक गंभीर विषय बना हुआ है। ये इंट्रो हो गया। थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज काफ़ी टफ भी है, थोड़ा स्तरीय भी है, और जर्नलिज्म का और मेरी फीलिंग भी आ जाती है। बट ऐसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि एक सामान्य स्टूडेंट आराम से समझ जाए। एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत से ऐसे सेंसिटिव टॉपिक हैं जिनके ऊपर डिबेट चल रहा है, और इन्हीं डिबेट में एक इशू है कॉमन सिविल कोड। दैट इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। आगे पैरा चेंज। हमारे नेशन में डाइवर्सिटी, विविधताओं से भरा पड़ा है। समाज के अंदर कई जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, समुदाय, रिलीजन या मजहब के लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने विश्वास व आस्था के नाम पर कानून है, जिनको वे लंबे समय से पालन करते हैं। शताब्दियों से इन्हें समाज में लागू होते देखा जा सकता है। समय समय पर इनमें चेंज अथवा रिफॉर्म की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। अब थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। ये सेकंड पैरा है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारे फेथ्स हैं, उनके अपने रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनके अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो हजारों साल से वो इम्प्लीमेंट करते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तर भारत का हिंदू, दक्षिण भारत का हिंदू, दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। कॉमन कुछ चीजें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होता है। जैसे एक फैमिली लॉस में बात करते हैं, हिंदू धर्म में अगर पिता की संपत्ति है तो पुत्र का जन्माना अधिकार है, बट ईसाई मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में नहीं है। ठीक उसी तरह हिंदू धर्म में पुत्री को भी पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार है, इस्लाम धर्म में नहीं है, ईसाई में बिल्कुल नहीं है। कुछ अन्य रिलीजन में और है, कहीं पर एक विवाह की प्रथा है, कहीं पर 2 विवाह की प्रथा है, कहीं पे 4 विवाह की प्रथा है। हिंदू धर्म में डिवोर्स हो ही नहीं सकता। इस्लाम धर्म में 3 शब्द बोल देते थे तो पहले डिवोर्स हो जाता था, अब ऐसा प्रोविजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी का भी कुछ अलग मुद्दा है। यही बात कह रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे, सोसाइटी में अलग अलग कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी में कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग रिलीजियस फेथ हैं। और ऐसे आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो जब जुडिशियल मामले को शॉर्ट आउट करना था तो सोसाइटी में कुछ स्पेशल इश्यूज के ऊपर पर्सनल लॉ बनाया गया, जिसके रिजल्ट में 2 पर्सनल लॉ सामने आए। हिंदू सोसाइटी के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम सोसाइटी के लिए मुस्लिम लॉ। इस लाइन में थोड़ा बताया गया है कि हमारे देश में पर्सनल लॉ की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किस रूप में हुई। आगे 1947 के बाद जब देश में दोनों कम्युनिटी के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स का एक बड़ा भाग रिलीजियस लॉ का ही यह डिफरेंसेस रहा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत का विभाजन भी इसी मुद्दे पर हुआ कि मुस्लिम समुदाय के हित हिंदू समुदाय से अलग हैं, इसलिए हम अलग रहेंगे। और उस समय भी यह रिलीजियस इशू डिबेट
का एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहा। देश का विभाजन इन्हीं शर्तों पर हुआ। दोनों कम्युनिटी के बीच कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन संभव नहीं है। वो दोनों कम्युनिटी एक साथ एक देश में शासन नहीं चला सकते। इस तरह संघर्ष की स्थिति बनती रहेगी। थोड़ा बैकग्राउंड भी लिखा है। 1941 में बीएन राव द्वारा हिंदू कानून के नाम से जो कानून ट्रेडिशन को बाइंडेड किया गया, उसे ही मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर सभी कम्युनिटी के फेथ को शामिल किया गया। 1956 में जब हिंदू कोड बिल नामक लॉ बना तो उसमें एक उत्तराधिकारी नियम बनाया गया। इसमें बौद्ध, सिख, जैन कम्युनिटी के भी प्रचलित कानून को लागू कर दिए गए। इसको लेके कोई विवाद नहीं हुआ। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है कि ये हिंदू लॉ कहां से आया। सब सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट संविधान भी में भी डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। संविधान बनाने वाले व्यक्ति का नाम है बीएन राव, और बाकी डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के राजेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम लोगों ने कट कॉपी पेस्ट और एडिट किया है। बात समझ में आ गई हो तो कहीं नहीं लिखा है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं। ये राजनीतिक दलों के द्वारा वोट बैंक का फायदा लेने का एक हथकंडा आप समझ लीजिए। एनीवे, तो 1941 में यही हिंदू लॉ बना, और हिंदू लॉ में मुस्लिम को छोड़ के सारे लोगों को शामिल किया गया। पैरा चेंज कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था कि उस समय भी समाज में जितने भी संप्रदाय समुदाय के बीच में रूल्स रेगुलेशंस या वैल्यूज थे, उनके नियम कानून को लेकर के बहुत सारे डिबेट हुए। प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रूप में यह सॉल्यूशन निकाला गया कि देश में दो प्रकार के कानून होंगे, एक क्रिमिनल और एक क्रिमिनल के अलावा सिविल। अब क्रिमिनल में क्रिमिनल लॉ है, विधान में जिसमें विवाह, उत्तराधिकारी, गोद लेने, विवाह विच्छेद, तलाक, संपत्ति भरण पोषण के लिए पर्सनल लॉ। दो तरह के लॉ बनाए गए, एक क्रिमिनल लॉ और एक पर्सनल लॉ। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा दफा 302 के तहत सजाए मौत की सजा देती है, या आईपीसी वगैरह वगैरह। जैसे 420 है आईपीसी फ्रॉड के नाम पर, और भी दफा 302 बहुत ज्यादा चर्चित है। पैरा चेंज उसी के बारे में बात की है कि 1947 के बाद जब देश का डिवीजन हो गया तो दो तरह के लॉ को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये वही लॉ बनाने वाले भी बीएन राव के उत्तराधिकारी हैं। पैरा चेंज उस समय डिस्प्यूट्स को देखते हुए एक देश एक लॉ का इशू भी स्टेट में हावी रहा, और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के आर्टिकल 44 में इसे कॉमन सिविल कोड के नाम पर शामिल कर दिया गया, ताकि फ्यूचर में एक सहमति बनाकर इस पर पहल हो। सच्चाई तो यह है कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो फिर यहां पर जो मुस्लिम समुदाय रह गए, अब उनका क्या होगा, इसको लेकर के एक वाद विवाद की स्थिति पनप रही थी। देश में गंभीर बहस का माहौल था कि भारत में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने भी जब हिंदू कोड बिल इंप्लीमेंट किया और हिंदू समाज के परंपरागत रीति रिवाज में रिफॉर्म किया, तो बात आई मुस्लिम समाज की। उन्होंने भी कहा कि इसमें रिफॉर्म करना चाहिए, बट नेहरू जी, उनका सेकुलरिज्म और उनको हीरो बनने की चाहत ने कहा कि नहीं, मुस्लिम समाज को इससे बाहर करिए। तो नेहरू जी की आधुनिकता, नेहरू जी का उदारवाद, नेहरू जी की सोच मुस्लिम समाज को छोड़ के सब पे इंप्लीमेंट हुआ। अब उस समय की परिस्थिति है, आप चाहे तो नेहरू जी को गालियां भी दे सकते हैं, अपमानित भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो कह सकते हैं कि भाई ये लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो इस समय फोर्सफुली लागू करने की जरूरत नहीं है। अब ये बाउंडेशन भी कह ले, या टॉर्चर न करने की पोजीशन भी कह ले, या डर कह ले, या अपनी छवि बनाने का हथकंडा कह ले, या हीरो बनने की चाहत कह ले, या सेकुलरिज्म का एक रिजल्ट कह ले, या राजनीतिक बेबसी कह ले। बहुत सारे इश्यू होते हैं। जैसे आज मैं आपसे पूछूं, 11 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, क्या आपने बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं समुदाय को बाहर किया? नहीं। उनकी पहचान की? नहीं। बंगाल में एनआरसी लागू किया? नहीं। क्यों नहीं किया? 11 साल तो हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड कानून इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? नहीं। कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? जब आज आपके पास पावर भी है, मेजॉरिटी भी है, बहुमत भी है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी।
तो उस समय तो 47 में देश आज़ाद हुआ था, बहुत सारी समस्याएं थीं, उतना पावर भी नहीं था, उतना रिसोर्स भी नहीं था। तो नेहरू जी भी उसी समय बेबसी के शिकार रहे। तो क्या होता है ना कि अतीत में रह करके या वर्तमान में रह करके जब आप अतीत को देखते हैं ना, तो कंक्लूजन दे देना बहुत आसान होता है, बट उस समय का सिचुएशन क्या रहा होगा, प्रॉब्लम्स क्या रहे होंगे, इसको आइडेंटिफाइड करना प्रेजेंट सिनेरियो से बहुत कठिन काम है। तो आप इसको लेकर के चल दें, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि उस समय के डिस्प्यूट्स को देखते हुए इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में इन्वॉल्व कर दिया गया और डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। 1956 में जब हिंदू कम्युनिटी के बीच जो भी इनके रिलीजियस या सोशल वैल्यूज इंप्लीमेंट थे उनमें रिफॉर्म किया गया और हिंदू कोड बिल की जब इनिशिएट की गई तब उसका विरोध और समर्थन, ध्यान रखिएगा, दोनों परिदृश्य सामने आए, किंतु फिर भी इसे साहसी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन इसी इश्यूज के ऊपर बहुत सारे डिबेट हुए, लेकिन आज इसके ऊपर कहीं कोई डिबेट नहीं है। आज इसे सोसाइटी में इक्वलिटी, प्रोग्रेसिवनेस लाने का एक इनिशिएट समझा जाता है। अब थोड़ा सा यहां पर इसकी चर्चा होती है। जब हिंदू कोड बिल आया, डॉक्टर अंबेडकर ने इंप्लीमेंट किया, यही इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उस समय भले विरोध हुआ हो, लेकिन आज कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हिंदू कोड बिल में पहले उसका नाम था कोड बिल, बाद में उसमें सिर्फ हिंदू जोड़ दिया गया, मुस्लिम समाज को बाहर किया गया। अब क्यों बाहर किया गया, उसकी आलोचना, उसका मूल्यांकन आज के दौर से संभव नहीं है। तो इस डिबेट में ना पड़े आप, खासकर जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं। हाँ, नेता हैं, पत्रकार हैं, तो आप नेहरू जी के लांछन लगा सकते हैं, उनकी टांग खींच सकते हैं, एडविना से उनके अफेयर्स के बारे में बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो, तो आपको एकदम चुप्पी साध करके निकल जाना। हमेशा एक अप्रोच रखिए। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं, नेहरू जी ने गलतियां की, नेहरू जी गलत नहीं थे। इंदिरा जी ने गलतियां की, इंदिरा जी गलत नहीं थे। मोदी जी से गलतियां हो सकती हैं, मोदी जी गलत नहीं है। इनफैक्ट ये 4-5 स्टेटमेंट सबसे करिए। तो फिर एक बच्चे ने कहा, सर केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे कहना पड़ता है, केजरीवाल जी ने गलती की, केजरीवाल जी गलत हैं। कारण, क्योंकि देश की अदालत ने उनको दोषी माना है। ठीक है, तो कुछ चीजें होते हैं स्पष्ट रूप से, हिटलर ने गलती की, हिटलर गलत था। चर्चिल ने गलती की, चर्चिल गलत थे। बट नेहरू जी ने गलती कर दी, गलती हो गई, वो गलत नहीं थे। इंदिरा जी से गलती हो गई, इंदिरा जी गलत नहीं थी। मोदी जी से गलती हो सकती है, मोदी जी गलत नहीं है। अप्रोच यही रखिए पब्लिकली, चाहे बोल रहे हो चाहे लिख रहे हो। हाँ, पर्दे के पीछे आप चाय पीते हुए, कोको कोला पीते हुए, पैग लगाते हुए, जो मर्जी आए बोलिए, लेकिन पब्लिकली यही स्टेटमेंट होना चाहिए। आगे हिंदू कोड बिल के इंप्लीमेंट होने के बाद इस तरह की रिफॉर्म की चर्चा हुई, बट मुस्लिम कम्युनिटी को पर भी इंप्लीमेंट करने की इनिशिएट हुई। बट इनके रिफॉर्म में उस समय मुस्लिम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसके पीछे कई कारणों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। समझा यही जाता है कि मुस्लिम सोसाइटी इसे अपने रिलीजियस रूल्स के अगेंस्ट समझा, इसी पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तभी से कॉमन सिविल कोड या एक देश एक कानून से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट चर्चित, विवादित स्वरूप में पॉलिटिक्स में एक विषय बना जो आज तक लागू है। देखिए कितने साधारण शब्दों में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। कारण चाहे जो भी रहा हो, मुस्लिम कम्युनिटी ने इसने अपने रिलीजियस वैल्यू के अगेंस्ट समझा, इसी वजह से यह इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इससे ज्यादा आप अगर कुछ लिखेंगे तो समस्या हो सकती है एज ए ब्यूरोक्रेट। पब्लिकली तो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कथन आज भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने एक देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक महिलाओं से जुड़े लैंगिक मुद्दे पर बराबरी,
समाज में सभी समूह के लिए एक समान कानून बनाने से, लागू होने से सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा सही तरीके से लागू होने की परिस्थिति बनने वाले कुछ आवश्यक परिस्थितियों से जोड़ा और इसे लागू करने की आवश्यकता बताई। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्षता का पैमाना सही अर्थों में तभी लागू होगा जब देश में सभी नागरिकों पर धर्म, मजहब, रिलीजन से जुड़े हुए नियम के स्थान पर एक समान नियम लागू होंगे। कहने का मतलब है कि जब यह इंप्लीमेंट हो रहा था हिंदू कोड बिल, तभी डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि जब हिंदू सोसाइटी के ऊपर यह रिफॉर्म रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहा है तो मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। यह नेसेसरी भी है। इससे सोसाइटी में कॉमन डेवलपमेंट का आइडियोलॉजी भी आएगी, इक्वलिटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल डेवलपमेंट का एक वे या रास्ता निकलेगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर डॉक्टर अंबेडकर, या मिस्टर या डॉक्टर जो भी आप कह लें। और डॉक्टर अंबेडकर की छवि इतनी बड़ी हो चुकी है ना कि इसके ऊपर कुछ भी कहना राष्ट्रद्रोह हो जाता है। खैर, दूसरा, somebody से कुछ और लोग मैंने कहा कि एक सेकुलर कंट्री में सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का इंडिकेटर होगा कि जब स्टेट किसी के रिलीजन में टांग नहीं अड़ाता, स्टेट रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाता, तो सबके लिए भी समान रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तभी तो कहा जाएगा कि हम सेकुलर हैं, हम इक्वल हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की पर्टिकुलरली कोई परिभाषा नहीं है, तो समस्या यही आती है। बस उसके बाद आइए कॉमन सिविल कोड को लेकर के टाइम पर इंडियन पॉलिटिक्स में, जुडिशियल जजमेंट्स में कई सारे डिबेट्स देखने को मिलते हैं। अब कुछ शाहबानों का इशू हुआ, उससे जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आया उससे भी समस्या आई। इस पर आज भी डिबेट हो रहा है, पॉलिटिक्स इफेक्टेड हो रहा है। देश के कई तरह के जुडिशियल जजमेंट में अलग अलग कोर्ट ने इससे इंप्लीमेंट करने की बात कही है। एक है सरला मुदगल विवाद। देखिए, यही ऐसे में आप सिर्फ जुडिशियल जजमेंट का नाम दे दें और एक केस दे दें, बट आप जीएस जब लिखते हैं ना तो उसमें 7-8 केसेस का नाम, डेट भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, लिखेंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। यही अंतर होता है जीएस में और एसए में। पैरा चेंज करेंगे। इस व्यवस्था पर कुछ उलझने हैं। प्रॉब्लम क्या है? जो समय समय पर डिस्प्यूटेड होते रहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, भरण पोषण जैसे नियम जो धर्मों और मजहबों के अलग अलग हैं, अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो जुड़े मामले दो अलग अलग पर्सनल लॉ से हो तो अदालत क्या कहेगी? सीधा सा लिख देते हैं हम कि मामला तब आता है जब मामला हिंदू और मुस्लिम का हो, या सिख का नहीं, ईसाई और हिंदू का बीच हो। दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। साहबानों का एक मामला, मध्य प्रदेश की एक महिला, उनके पति ने छोड़ दिया उनको, दूसरा विवाह कर लिया। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई इतनी बुजुर्ग महिला है, इनके भरण पोषण के लिए पैसे दीजिए थोड़ा बहुत। राजनीतिक तूफान आ गया कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम खतरे में है। साहबानों का मामला काफी चर्चे आप जानते हैं। देश में माइनॉरिटी सोसाइटी का लॉजिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स उन्हें जो दिए गए हैं उनके रिलीजियस वैल्यूज के पालन की छूट देते हैं। इसके साथ देश सेकुलर है तो फिर कॉमन सिविल कोड उनके रिलीजियस वैल्यू के ऊपर सीधा अटैक जैसा है। इन्हीं प्रोविजंस को लेकर के जो रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन है उसका डैमेज होने का खतरा है या एक डर है। इनके अतिरिक्त कॉमन सिविल कोड सिर्फ विवाह, उत्तराधिकारी, तलाक, गोद लेने, संपत्ति से जुड़े मामले तक लिमिटेड नहीं रहेगा। फ्यूचर में यह माइनॉरिटीज के तालीम का मतलब एजुकेशन सिस्टम, मदरसा शिक्षा, अदालती कार्यवाही, अन्य नियमों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी चर्चा या विमर्श दौर अल्पसंख्यक समाज में है। माइनॉरिटी की सोसाइटी यह कहती है कि कॉमन सिविल कोड सिर्फ फैमिली वैल्यूज तक नहीं रहेगा, यह आगे बढ़ेगा। आज ये कहेंगे कि ये फैमिली वैल्यूज में है, फिर कहेंगे तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, फिर कहेंगे तुम्हारा ये खराब है, वो खराब है, ऐसे है, वैसे है। और ऐसे करते करते हमारी जो एक कौम की निशानी है, पहचान है, वो खत्म कर देंगे। मतलब कुल मिला के माइनॉरिटी की सोसाइटी को यह बात कही जा रही है या समझाई जा रही है या उनके मन में है कि इससे हमारे रिलीजियस वैल्यू, रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन, रिलीजियस फेथ सब कुछ इफेक्टेड हो सकता है। इसलिए हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे या हम इसके
अगेंस्ट है। इसके विपरीत कुछ एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि टाइम टू टाइम माइनॉरिटीज कम्युनिटी से जुड़े हुए कई इश्यूज के ऊपर चेंज हुआ है। अब देखें यहां पे 17 प्रमुख वैश्विक देश, मैंने मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, में इन बदलाव देखे जा सकते हैं। मतलब 17 मुस्लिम देशों ने अपने कानून बदले हैं। आज ये बदलाव वहां की जनता के द्वारा एक्सेप्टेबल हो रहे हैं, फिर भारत में भी इसे लागू करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब मोर देन 17 नेशंस ने अपने रिलीजियस वैल्यूज में चेंज किया है, तो भारत में भी इसे चेंज करने की इनिशिएट करनी चाहिए। आगे आइए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए इसे विश्वास बहाली फेथ के साथ एग्रीमेंट के साथ सहमति से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इनके अतिरिक्त पॉलिटिकल मिसयूज न हो, इस बात पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठेंगा कुछ नहीं होने वाला है, बट जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपका कंक्लूजन ये होना चाहिए। आपने कोर्ट किसे किया? लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल लेवल का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, 16 देशों की बात, मिसयूज ना हो, बहाली के साथ हो। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ये संभव नहीं है, बट जब आप आंसर लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो यही होना चाहिए। बस अब आज के बाद से कॉमन सिविल कोड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। हाँ, जीएस में पढ़ रहे हैं तो जरूर जीएस में अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ कोड का जजमेंट आता है या कोई नया इनिशिएट होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कॉमन सिविल कोड आज के बाद से न जीएस में आपको पढ़ने की जरूरत है, न एसे में, न इंटरव्यू में। अगर आपका माइंडसेट पहले से तैयार है कि कॉमन सिविल कोड में हमें ये 4-5 एंगल ही पढ़ना है, तो फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्यूरोक्रेसी में एंट्री कर लेंगे। नहीं तो अगर आप फैक्ट रटते हैं तो रटते रहिए। बस ये कहानी है कॉमन सिविल कोड, और इस इतने बड़े सेंसिटिव इशू को मैंने 3 पेज में निपटा दिया। आप भी निपटाने की कला को सीखिए। थैंक यू।